अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो बड़े इशूज जिन्होंने पिछले 2-3 दिन में सियासत और खबरों को अपनी लपेट में लिया है। शुरू हुआ मामला आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से। लाहौर में हुई ये कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो तकरीरें उनसे पहले हुई काफ़ी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी इदारे का उन पर दबाव नहीं है, क्योंकि इंसिनुएट किया गया इस कॉन्फ्रेंस में कि दबाव की वजह से जजेस पर इस्टेब्लिशमेंट या इदारों का दबाव है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा एक और इशू, इसी कॉन्फ्रेंस से मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया। आखिरी सेशन में वो आखिरी स्पीकर थे। हुकूमत के वज़रा खुसूसन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुझे मदऊ किया गया था, बताया गया कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुलजिम की तकरीर से होगा। ज़ाहिर है ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। क्या ये भी एक बहस है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करना चाहिए था, करने की इजाज़त देनी चाहिए थी? ये वो बहस है जो हुकूमत की तरफ से कुछ सेक्शंस कह रहे नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी है, ये होना चाहिए। और उसके बाद फिर आज एक और ऑडियो टेप सामने आ गई। ये ऑडियो टेप मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की है, और उसमें भी मतन कमो बेश वही है जो मतन इससे पहले राना शमीम साहब जो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, जैसे दबाव था या कहा जा रहा है कि फैसले खिलाफ देने हैं, मरीम के खिलाफ केस नहीं बनता, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ मैंने तो कहा लेकिन नहीं मानते, वगैरह वगैरह। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ फैसल वाडा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। ज़रा दोनों मेहमानों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एहसन भून साहब से भी बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। और मुनीज़े जहांगीर साहिबा से मैं आगाज़ करूँगा। मुनीज़े जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे? मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले वालेकुम सलाम, बिल्कुल अच्छे। कि एक तो मुनीज़े के साथ मेरी ज़ाती हमारी दोस्ती भी है, लेकिन उनकी वालदा का जितना एहतराम हिस्टोरिकली मैंने अपने तकरीबन करियर का आगाज़ उनके साथ काम के साथ ही शुरू किया था। सो आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर आसमा जहांगीर साहिबा एंड आई होप शी इज़ इन अ बेटर प्लेस। मुझे ये बताइए मुनीज़े, अब जाहिर है कुछ इशूज़ हैं जो मैं फवाद चौधरी की ट्वीट से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुलजिम की तकरीर से होगा। जब यह बताया गया, जाहिर है मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। यह एक बड़ा क्रिटिसिज्म है जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आ रहा है। आप जाहिर है क्या कहेंगे इसके बारे में कि फवाद साहब ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? देखिए काशिफ, बात यह है कि फवाद साहब का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, मगर आफ्टर ऑल वो वकील तो है ना। तो जहां तक उन्होंने मफरूर की बात की है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलके हमारे साथ ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है वो 16 मेंबर की है, बहुत बड़ी कमेटी है, जिसके अंदर वकला हैं, उसके अंदर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और उसके अंदर सहाफ़ी हैं। तो जहां तक फवाद साहब की ट्वीट का हवाला है, तो देखिए कोई कानून ऐसा नहीं है जो कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी कॉन्फ्रेंस के ऊपर खिताब नहीं कर सकते। वो खुद वकील हैं, अगर मुझे वो बता दें तो 100 बिस्मिल्लाह। मगर इस वक्त कोई मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को बार करता है कोई भी स्पीच करने के लिए। इसलिए हमने जो है कोई गैर कानूनी बात नहीं, इसमें गैर कानूनी तो है नहीं। मेरा ख्याल है ज्यादा इशू यहाँ पर जो भी बात होगी वो इखलाकियात और मोरालिटी की आएगी, जब भी बात इस चीज पे होगी। आप इससे पहले कि मैं उस इखलाकी आर्गूमेंट में जाऊं, मियां साहब ने आखिरी खिताब किया इस कॉन्फ्रेंस से। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इतने बड़े बड़े अदालत के जजेस मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे। लंदन से मेरी आपसे बात हो रही थी, साबिक चीफ जस्टिस मौजूद थे। आखिरी खिताब मियां साहब का, आखिरी खिताब उमन गेस्ट ऑफ ऑनर को दिया जाता है। क्या ये सोच थी मियां साहब को देने की आखिरी खिताब के? ही इज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। अगर आप हमारी पहली कॉन्फ्रेंस देखें तो उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुनज़्ज़ा हसन साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी के साथ ही वो आए थे। फिर दूसरी बार जो था वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए थे। तो हम हर साल जो उस पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको हम बुलाते हैं, और उसी लेवल के बुलाते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। तो इसीलिए हमने इस बार मियां
नवाज शरीफ साहब को बुलाया था। जहां तक अखलाकियात की बात है तो मुझे पता है आपके पास वक्त कम होता है, सबके पास कम होता है, मगर हम आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन रखते हैं। मेरी वालदा आसमा जहांगीर साहिबा भी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन रखती थी, और उन्होंने उसके लिए, आपको याद है कि अल्ताफ हुसैन का केस भी लड़ा था अदालतों के अंदर जाके। हम ये समझते हैं कि हर इंसान को आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, जो आइन आर्टिकल 19A हमें देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, ये सब हमारे पास है। और अब हम समझते हैं कि जो इस मुल्क की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके सरबराह की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। और वो जो हैं वो अगर हुकूमत कहती है वो मफरूर हैं तो उनकी अदालत कहती है मफरूर है, हुकूमत नहीं कह रही। पहली बात तो ये कि मुनीज़ बीबी, हुकूमत नहीं कह रही, अदालत कह रही है मफरूर है। मियां साहब बीमारी की वजह से बाहर गई। अदालत ये, कोई भी अदालती इस वक्त हुक्मनामा ये नहीं कह रहा कि किसी भी मफरूर इंसान को बात करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इखलाकी तौर पर आपका क्या ख्याल? देखिए इखलाकियात भी आती है ना। इखलाकी तौर पे तो देखिए ना, हमें तो किसी को भी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कि रोज किसी ना किसी को ट्विटर के ऊपर डांट पड़ रही होती है, तो आज हमारी बारी है, आज हमें डांट पड़ जाएगी, कि कल किसी और को डांट पड़ जाएगी। मगर काशिफ अब्बासी साहब प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, 2 मिनट मुझे दीजिए। देखिए इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लालचंद मली साहब आए, वलीद इकबाल साहब आए, सेनेटर सईद अली जफर साहब आए, उन सब ने अपनी बात सामने रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब आए, छोटे छोटे सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से बाबा जान आए, 3000 लोग आए, 100 औरतें आई, कोई लंडी कोतल से आई, कोई खैरपुर से आई, कोई हरेपुर से आई अपनी बात रखने। यहाँ पे पोस्ट कन्वर्जन की बात हुई, यहाँ पे बच्चों के हकूक की बात हुई, यहाँ पे जो महरूमियां हैं छोटे सूबों की, उन लोगों ने अपनी बात, और मुझे बल्कि आपसे मेरी जब बात हो रही थी, आपने कहा कि यहाँ पर रेप विक्टिम्स के हक में, रेप विक्टिम्स के हक में बात हुई, बच्चों के बारे में बात हुई। सो इट वाज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कॉन्फ्रेंस जिसमें सारा कुछ हुआ। लेकिन मसला ये कि देखिए बात आइन और कानून की अगर कर रहे हैं, 160 स्पीकर जो थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने शिरकत की, और एंटी रेप लेजिस्लेशन जो इन्होंने बनाई, उसके ऊपर ना सिर्फ वो लोग आए जिन्होंने बनाया, मगर जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनका आपस में तबादला ख्याल हुआ कि कैसे आपने जो कानून बनाए वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकते। इसका एक बड़ा डाइवर्स था, और पूरा पाकिस्तान खुल के, जो नौजवान नस्ल है वो आए, फीमेल स्टूडेंट्स आई लॉरा लाई से, क्वेटा से। तो देखिए इस कॉन्फ्रेंस का हुस्न ये था, मुझे एक खातून लॉयर ने आके कहा, मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली बीबी, आज पहली दफा निकली हूं। एंड दैट्स व्हाई दिस फोरम इज सो इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई बिलीव दिस फोरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों ने खड़ा किया, इट्स अ फैंटास्टिक फोरम। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने कहा रेप विक्टिम्स की बात हुई, चाइल्ड अब्यूज की बात हुई, क्या आप किसी रेपिस्ट को बुलाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में? उसका भी कानून तो मना नहीं करता अगर उसको वो जमानत पे बाहर आ जाए, या अगर चाइल्ड अब्यूज की आपने, और इस पे बड़ा अच्छा है कि ये इस तरह के फोरम्स इस तरह की अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल हो। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू लुक एट मोरालिटी है कि देखें आप, मियां साहब कन्विक्टेड भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, जिस फोरम पे आप जजेस को बिठाया आपने, आइन और कानून की बात हो रही है वो, और जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, मियां साहब बिल्कुल हमारे लिए काबिल इज्जत है, पाकिस्तान वापस आए, बिल्कुल अगर वो जमानत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली हैज यू ऑल द राइट टू डू इट। लेकिन पैरेलल ड्रॉ किया है ना, वो मेरा ख्याल है वो बहुत गलत है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप उधर नहीं करते जो नहीं करना चाहिए, तो ये कैसे जस्टिफाइड है? काशिफ साहब, इस वक्त जो हमारी बाल लीडरशिप है, उसको आप सही समझे या गलत समझे, उनका ये मानना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इस केस के अंदर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। आर्टिकल 10A जो है, जो आपको अब ये फैसला हम ये कर रहे हैं मुनीज़े कि हम फैसला करें कि कौन सा अदालती फैसला हमारे लिए काबिल कबूल है, कौन सा अदालती फैसला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। देखिए, चाहे नवाज शरीफ साहब हो चाहे कोई और हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि अदालती फैसला है क्या। अदालती फैसला ये है, अगर आप अदालती फैसला पढ़ लें तो उसके अंदर ये है कि जो अब्सकॉन्डर है वो सिर्फ आके अदालत के सामने अपने आप को पहले सरेंडर करेगा, फिर उसको वो सारे राइट्स मिल जाएंगे कि वो अपनी बात आके अदालत के सामने कर ले। दैट इज द ओनली थिंग। क्या वो शख्स बट ही इज रिफ्यूजिंग टू डू सो ना, कर सकता he है? refuses. सर, दूसरी बात यह है कि आप किसी शख्स को बैन नहीं कर सकते। मुनीज़े जहांगीर को आप बैन नहीं कर सकते, मेरी किसी तकरीर को आप बैन कर सकते, मगर क्या आप उस तकरीर को बैन कर सकते हैं जो मेरे मुंह से निकली भी नहीं। तो मेरा यह ख्याल है कि जब आप इखलाकियात की बात करते हैं तो आप इस जुमरे में भी करें कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या
लीगली अलाउड है। तो हम समझते हैं कि हम आज़ादी इज़हार राय के साथ खड़े हुए हैं, हम समझते हैं यहाँ पे लोगों को अपने बात करने का हक होना चाहिए। जो आपने एनालॉजी बनाई है मैं उसके ऊपर नहीं जाती क्योंकि इट मेक्स नो सेंस टू मी, मगर मैं वो ये इसलिए मेरी बात सुन, मैं आई एम नॉट इवन जस्टिफाइंग इट, और मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको आना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप एक चीज की बात करते हैं, जब आप इंसाफ और कानून की बात करते हैं, तो सम पीपल हैव टू सरेंडर टू द रूल ऑफ लॉ फर्स्ट। ये नहीं हो सकता कि आप कानून की एक आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करें एंड यू ब्रिंग इन पीपल हु डू नॉट सरेंडर टू। Kashif, wait a second. What do you mean by surrender to the rule of law? The only thing that appear is in front denied of the courts is a pre-arrest bail. No. According to the law, an absconder, the only thing that is denied to you is a pre-arrest bail, और वो भी आपको मिल जाती है जब आप आके अदालत के सामने सरेंडर कर जाते हैं। कहीं भी नहीं कहा गया कि absconder अपनी बात नहीं कर सकता। हाँ, ये बात ठीक है, चले मैं ये बात नहीं सीख, लेकिन आप मैं जब आप उनको इंट्रोड्यूस करा रही थी, मैंने वो भी सुना जमहूरियत पसंद मकबूल लीडर्स जिनसे बेशुमार लोगों की उम्मीदें बंधी हैं, जब मियां साहब को मौका मिले तो सहाफत आजाद हो, सियासत आजाद हो, वगैरह वगैरह। उम्मीद रखते हैं कि अगली बार हम इंटरनेट के जरिए नहीं बल्कि आप हमारे दरमियान मैदान में होंगे, और उम्मीद रखते हैं कि जुल्म और जबर की रात जब आपको मौका देगी तो ये अवाम दोस्त एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। दैट टू इट सीम्स एज इफ बिल्कुल अवाम दोस्त एजेंडा हर सियासतदान को आगे बढ़ाना चाहिए, और आप बाकी भी पढ़ दें जो नहीं, मैं आजाद सहाफत के ऊपर इसलिए फंस गया आके कि आपने मरियम नवाज साहिबा की आज की आपने मरियम नवाज साहिबा की वो जो ऑडियो लीक आई है वो देखी होगी। आप फैक्ट उठा के देख लें कि 5 साल में नून लीग के ARY को एड्स नहीं मिले, हमारे खिलाफ FIRs हुई, ATA के मुकदमे हुए। ये कौन सी सहाफत दो, सब मुझे समझ नहीं आती कि हम जब किसी को इस तरह देखना शुरू करते हैं तो समझते हैं कि वो बिल्कुल एज इफ जमहूरियत की देखें मिसाल हैं ये लोग, जबकि ये भी यही लोग। काशिफ साहब, यू आर कंफ्यूजिंग टू थिंग्स। मुझे ये लगता है कि अगले 2 साल के अंदर, मैं तो जब आपके साथ हम सहाफत करते थे कभी यकीन भी नहीं था कि जी एक पंजाबी, हम सोचते थे कि बलोचियों को तो बैन करेंगे या पंजाबी लीडर की तकरीर के वक्त तारे कट जाएंगी, आपने कभी सोचा था? चलो 2 साल बाद आप कह रहे हो कि इमरान खान के बारे में ये क्यों कहा था। बात ना इमरान खान की ना नवाज शरीफ की, बात है आजादी इजहार राय की। या आप इस पे यकीन करते हैं या आप नहीं करते हैं। मुझे आपको सबको अपनी बात करने का हक होना चाहिए जो आर्टिकल 19 हमें देता है, और हम उसके साथ खड़े। देखें, बिल्कुल सबके पास ये राइट है, मियां साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जलसों से खिताब करें, बट व्हेन इतनी प्रोमिनेंट कॉन्फ्रेंसेस, असल मसला ये नहीं है, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हैप्पी टू सी एंड हियर एवरीवन। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा जहांगीर साहबा, लेकिन सिलसिला सिर्फ इसमें यहां पर यह है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जिसमें चीफ जस्टिस मौजूद हैं, जिसमें जजेस मौजूद हैं, एक जज साहब जिस जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने अपने फैसले में मियां साहब को कहा था कि ये मेरे ख्याल में सादिक और अमीन नहीं रहे, और उसी जगह वो मौजूद हैं मियां साहब भी। खैर, ये अब ज़ाहिर है मोरालिटी की बात है, अक्सर हम बड़ी आसानी से कहते हैं, लेकिन क्या दूसरे ममालिक में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में क्या कन्विक्टेड लोगों को जो अदालत में, अगेन मसला ये कि मेरी ये सोच हो सकती है कि मियां साहब को गलत कन्विक्ट किया गया, लेकिन फैसला तो फिर भी अदालत ने करना है। एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर इजाजत दें मैं क्विकली उनसे भी बात करूं। एहसन भून साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये ऑडियो देखी है आपने आज जो आई है साकिब निसार साहब की? जी बिल्कुल देखी है। क्या आपका पहला इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या था जब आपने देखी? मैंने देखी तो मुझे उसी वक्त लगा कि ये जाली है। अच्छा, आपको लगता है ये जाली है? क्योंकि मुझे लगा है कि ये एडिटेड है और नजर आ रहा है, और जो चीजें इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूं कि मैं जिस हद तक मियां साकिब निसार साहब को भी बतौर जज भी जानता हूं, बतौर इंसान भी जानता हूं, ही कैन नॉट डू ऑल। ठीक हो गया। और आपने जो राना शमीम साहब का एफिडेविट पढ़ा? जी मैंने पढ़ा। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूं कि राना साहब के उस एफिडेविट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, बिल्कुल कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। तो फिर चले अगला सवाल पूछता हूं, क्योंकि इस अदालत में माफी चाहता हूं, इस कॉन्फ्रेंस जिसके ऑर्गेनाइजर्स में आप भी थे, बार बार ये बात की गई कि अदलिया पर प्रेशर है, प्रेशर के जरिए फैसले दिए जाते हैं, और उसकी मिसाल साकिब निसार साहब के खिलाफ एफिडेविट या ये ऑडियो अब जो आई है, आपके ख्याल में अदलिया प्रेशर में होती है? मैंने खुद ये बात की उसी कॉन्फ्रेंस में, मैंने अपना पेपर पढ़ा कि हमारी अदलिया में बहुत बहादुर अच्छे जज मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये इंप्रेशन डिस्पेल करने की जरूरत है कि वो
फैसले एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं करते, ये इंप्रेशन डिस्पेल करने की जरूरत है। मैंने अपनी स्पीच में कहा, इसलिए मैं समझता हूं कि ये इंप्रेशन जो है ये डिस्पेल करने की जरूरत है। ये इंप्रेशन है क्यों सर? आपका ख्याल है अदलिया बिल्कुल आजाद है, कोई इदारा मैं ये सब प्रेशराइज नहीं करता? मैं अदलिया बिल्कुल आजाद है, वो खुद कोई गुलाम बनना चाहे तो मैं समझता हूँ ये उस जज की या उस शख्स की अपनी बात है। बाकी ऐसी बात नहीं, इंसान जो है, जैसे हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, राइट टू स्पीक की, जैसे आप बात कर रहे थे मलीदे की, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये इन्होंने ज्यादती की है। इस तरह तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुआ कि एक बोलने पर तारे काट दी जाए। बात यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ को मैंने भेजा था या आपने भेजा था? इस मुल्क की अदालतों ने ही भेजा था ना। अगर वो वहां से नहीं आए, वो जस्टिफिकेशन अपने वक्त पे आके देंगे, लेकिन ये कह देना जी हमने भेजा था, भगौड़ा हो गया, फलाह हो गया, भाई आपने एक जमानत दे के, आपने एक बेल बॉन्ड दे के भेजा है मियां नवाज शरीफ को, ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ जेल तोड़ के भाग गया है। सर चले वो मैं पूछे तो आखिर में बताएं सर, मियां साहब का, क्योंकि ये बात में भी आसमा मुनीज़ बीबीसी भी कर रहा था, क्या क्योंकि हुकूमत के बाद की तरफ से बड़ा ये रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आया, आपका क्या ख्याल है कि क्या मियां साहब को खिताब करना चाहिए था, या आप भी बिलीव करते हैं कि इज़हार राय की आज़ादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं बुनियादी तौर पे मेरा कोई तल्लुक नहीं है PMLN से, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई इसमें पाबंदी नहीं करना चाहिए था। अच्छा किया, आसमा जहांगीर की याद में अगर कॉन्फ्रेंस हो और उसमें आजादी इज़हार राय पे ना हो और बात करने का हक ना दिया जाए, और खास तौर पे एक बंदा समझता है अपने आप को, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरा PMLN से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बात ये है कि खाम-खा इन चीजों को ड्रैग करके, वो पंजाबी में हम कहते हैं आटा गूंद भी हल्दी क्यों है, भाई बात ये है कि एक बंदा पॉलिटिक्स में रियलिटी है, वेदर ही इज इन द कंट्री। असल रोला ये था कि इस फोरम पे क्योंकि दूसरे जजेस भी मौजूद थे, ये इंसाफ का एक फोरम है, इसमें बात अदालत की और इंसाफ की होती है, इस वजह से ये आर्गुमेंट बन रहा है कि इस जगह पर क्योंकि मियां साहब डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर है, ठीक या गलत की बहस तो अलहदा है, उनको सजा ठीक है या गलत है ये बहस भी अलहदा है, क्या अदालतों में प्रेशर था ये भी बहस है और चलती रहेगी हमारी, लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ अदालती फैसले हैं, इस वजह से ये सवाल उठ रहा था कि क्या वाकई इनके साथ ही होना चाहिए। लेकिन एहसन मुन साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। उनका ख्याल है कि वो एक रियलिटी है और रियलिटी उनको मौका मिलना चाहिए। वाडा साहब एक और ऑडियो लीक, मैं जरा आप दोनों से क्विक आप भी दे दें, या ब्रेक के बाद आके करने हैं, ब्रेक के बाद इसके मियां साहब से भी और आपसे भी इस पे व्यू ले लेते हैं कि एक और ऑडियो लीक, एक एफिडेविट इससे पहले, एक वीडियो लीक इससे पहले, मैंने किसी को सुना कहते हुए कि एक और वीडियो भी आने वाली है शायद, इससे पहले एक एफिडेविट शौकत सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का भी मौजूद है। एकदम ये हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एफिडेविट्स आ रहे हैं, हाउ डू यू सी देम बोथ ऑफ यू? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एक और ऑडियो टेप में मियां साहब के पास जाता हूं, पहले गवर्नमेंट का ले लूं कि आप लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। एक जज का मामला है, वो एक पॉलिटिशियन का मामला है, वो कहते हैं टेप है, किसी ने कहा कि जी आ गई लीक है, व्हाई इज गवर्नमेंट रिएक्टिंग टू दिस? मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए काशी साहब, सबसे पहले तो मेरी भी एक हैरानगी है कि आप जैसे लोग क्रेडिबल बड़े चैनल्स एंकर्स इस रिपोर्ट को इतनी और इस ऑडियो लीक को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये किसने तसलसल है ना इवेंट्स का। एक मिनट, ये वॉइस नोट किसने रिलीज किया? अहमद दुरानी साहब की, ये आप पढ़ लीजिए अपनी खिदमत में, कि वो पैनामा के अंदर 2 दिन पहले खबर दे देते हैं कि नवाज शरीफ का के बारे में कोई चीज नहीं है, और फिर 12 तारीख को वो खबर देते हैं कि हम माफी मांगते हैं। और ये डॉन अखबार आपका पसंदीदा भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी कोर्ट से कि मैंने गलत रिपोर्टिंग कर दी थी। तो जिसका बायस, जिसका नहीं ऐसा नहीं होता, जिसका पल्ला जिसकी तरफ होता है वो सामने नजर आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने अभी मुनीज़ साहिबा को लिया था, वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ का राइट है बात करना, तो फिर अगर नवाज शरीफ एक मुजरिम कन्विक्टेड आदमी का राइट है बात करने का और दिखाने का उसको, तो जाहिर जाफर जो है कातिल और रेपिस्ट है उसको भी दिखाए, उसको बात करने का मौका दे, फिर जो चाइल्ड अब्यूज में इन्वॉल्व है उनको भी दें, फिर जेब कतरों को भी बुलाएं, फिर गाड़ी छीनने के वाले को भी बुलाएं, फिर कत्ल व गारत करने वाले को भी बुलाएं, सबको फिर टीवी बात करने की इजाजत दे दें, तो कहीं तो रूल ऑफ लॉ होगा। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3 ये कि आप इवेंट्स क्या देख रहे हैं।
ایونٹس کے اندر پہلے ایک ایفیڈیوٹ آ گیا. ایک تو نون لیگ کی بڑی شوکت صدیقی صاحب سے شروع کریں نا, آپ تو ماضی قریب سے شروع کریں, میں تو شروع کروں گا ان سے. آپ پہلے پھر آپ نون لیگ سے شروع کریں. نون لیگ کا یہ بس یہ وتیرہ رہا ہے ان کی پارٹی کے اندر, ایک سازشی مائنڈ ہے نواز شریف کا, ایک کرمنل مائنڈ ہے نواز شریف کا, ایک کرپٹ بفرور مجرم کا مائنڈ سیٹ ہے, اور وہی بیٹی کا ہے. اب آپ شروع کرتے ہیں اس پارٹی کے اندر ویڈیوز کا تسلسل سے سلسلہ ہے, چاہے وہ ادھر کی ویڈیو ہو, ادھر کی ہو, ایسی ہو یا ویسی ہو, ویڈیوز ہے ادھر, مشہور زمانہ ویڈیو بنانے والے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں جسٹس قیوم سے. جسٹس قیوم سے جب آرڈر لکھوائے جا رہے تھے, جس کی وائس ریکارڈنگ آ گئی, اس جسٹس قیوم کا تو آپ نے کام کر دیا, لیکن جس نے آرڈر لکھوایا اس کا وہ آج تک سیاست کر رہے ہیں. پھر آپ آ جائیں شوکت صدیقی کے اوپر. شوکت صدیقی کو فارغ کر دیا کیونکہ وہ فارغ ہونے والے تھے جوڈیشل کاؤنسل کے اندر. بیان آ گیا, جس نے بیان لکھوایا جو اس کے پیچھے تھا نواز شریف, اس کا آپ نے کچھ نہیں کہا. ایک منٹ سر, اس کے بعد آ جائیں آپ ارشد ملک کے اوپر. سعودی عربیہ میں نواز شریف کا بیٹا ملتا ہے, وہ بیل پہ جاتے ہیں, اپنی بیماری کا علاج کرانے. سارا رلی ملی ہے. او سر رلی ملی بھی, میں میاں صاحب کو لے آؤں نا, میاں صاحب کو کی ضرورت ہے نا. یہ مریم کا جو آئی کیو لیول ہے وہ تو آپ کو شروع دن سے نظر آ رہا ہے نا. میاں صاحب وہ کہتے ہیں رلی ملی ساری, یہ سارا کا سارا آرکسٹریٹ کر کے کیا جا رہا ہے. یہ اب حکومتی موقف ہے کہ دیکھیں حسن حسین نواز سے ملاقاتیں, ان کی رانا شمیم صاحب کی لندن میں میاں صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, سو کہتے ہیں یہ سارا اکٹھے مل کے کر رہے ہیں. ابھی اور بھی ویڈیوز آنی ہیں, اس میں وہ ایک جج معافی مانگ رہا ہوگا کہ میاں صاحب مجھے چیف جسٹس نے کہا تھا اس لیے میں نے کر دیا. پھر ایک اور ویڈیو, ایک تو آپ بھی لے آنا یار, اگر اتنا آسان ہے ویڈیو لانا تو اس بھی لاؤ جناب. سر ہماری ویڈیو پر آپ دکھا نہیں سکیں گے. جی میاں صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب, لوگ کہتے ہیں جی یہ سارا. میں کاشف آپ کا شکریہ, میں توقع رکھتا ہوں کہ تھوڑا مجھے ٹائم دے دیں تاکہ میں اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ سکوں, کیونکہ یہ تو وکالت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کی ویڈیو آڈیو سامنے آئی ہیں. میں اپنا کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب, دو چیزیں ہیں. میاں صاحب میں آپ کو سلام کر کے کہہ رہا تھا سر, اے بھی پٹی پہ گئی. ایک سیکنڈ, بات یہ ہے کاشف کہ پاکستان کے اندر ملزموں مجرموں کی جب بات ہوتی ہے کہ ان کو کیا اس طرح کی سہولت ہوتی ہے جس طرح کی نواز شریف کو ہے, تو آگے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف جس طرح کا ملزم یا مجرم بنایا گیا, اس سے پہلے پاکستان میں کوئی ہائی جیکر اس طرح کا بنایا گیا, یا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک وقت کے پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جائے گا. اس کی مثالیں ایسی بھی نہیں ہیں اس سے پہلے. جہاں تک ویڈیو کا تعلق ہے تو چیئرمین نیب کی ویڈیو میرے پاس نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. آپ جوڈیشری کی بات کریں یا کسی اور پاکستان کے ادارے کی بات کریں, ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں. اداروں میں بیٹھے لوگوں سے, عمل سے, ان کے کسی رول سے غلطی ہو سکتی ہے, اس پر آپ بات کر سکتے ہیں. جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے تو آپ دنیا میں یہ دیکھ لیں کہ جب فیصلہ آتا ہے کوئی اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے, کوئی اس پر کرٹیسائز کرتا ہے, کوئی تبصرہ کرتا ہے اس سے اچھا یا برا. مگر میں یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن سر ایونچوئل فیصلہ تو عدالت کا مانا جاتا نا میاں صاحب. کوئی تنقید کرتا ہے, کوئی اس سے اتفاق کرتا ہے, لیکن آخری فیصلہ عدالت کا ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ آپ بجا فرما رہے ہیں. آپ مجھے یاد ہے جب میں ایک آپ کو مثال دے دوں, آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو میاں صاحب نے جلسے میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے اور تم اپنی جگہ بیٹھے رہو, ہم اس کو جانوروں کی بستی نہیں بننے دیں گے. یعنی پرنسپل یہ ہے, اصول یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, غلط یا ٹھیک اس پہ آپ اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں. اب فیصلہ کا طریقہ کار بھی تو آپ کو ادھر سے ہی کہیں سے عدالتوں سے ہی نکلے گا نا. اب میں اگر اجازت دیں تو جی, میں آپ کو یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا تھا کہ آپ بجا فرما رہے ہیں, جن کو کوٹ کر رہے ہیں آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے سزا ہوئی تو ہم نے جیل کاٹی, عدالتوں نے ہمیں باہر بھیجا, ہم باہر گئے. اب جہاں تک تعلق ہے تو اسی عدالتوں نے عمران خان کو صادق اور امین ٹھہرایا اور ہمیں جو ہے ہمیں سزا دے دی. اور آپ دونوں فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں. آپ کا یہ ماننا بھی, کیونکہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے, آپ کا کہنا کہ عمران خان کو غلط صادق اور امین دیا, یہ بھی آپ کا رائٹ ہے, اور میاں صاحب کا فیصلہ غلط ہے, یہ بھی آپ کا رائٹ ہے. لیکن آخر میں فیصلہ ہی ہوتا ہے جو جس کو آپ کو پیراماؤنٹ رکھنا پڑتا ہے. اسے ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو انہوں نے کی واڈا صاحب, یہ جو بہت ساری کلپس آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, میاں جاوید لطیف صاحب کا باہر جاتے ہیں میاں صاحب, وہ بھی آپ کی حکومت کے دوران جاتے ہیں.
अगर इस तरह की कुछ होता तो वो भी आपकी हुकूमत के दौरान होता, आप दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं? देखिए काशिद साहब, एक तो ये कि कानूनी तौर पे कन्विक्टेड आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स खो बैठता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज मैंने और वर्ड इस्तेमाल किया। मैं आई डोंट एग्री विद यू। देखिए नहीं सर, कानून में लिखा हुआ है, कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्री मूवमेंट उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी राइट टू लाइफ उसकी रहती है, राइट की बात नहीं कर रहा हेल्थ उसकी रहती है। कुछ राइट टू स्पीच जो है सर, वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है जो कन्विक्शन के बाद नहीं रहता उस आदमी के पास। फिर तो मैंने आपको जैसे कहा, जाहिर को भी लेके आए, वो रेपिस्ट भी, मर्डरर है, उसका भी राइट है, बात करने दे उसको। नंबर एक। नंबर दो ये कि नवाज शरीफ ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बच्चों के राइट्स की बात की। फिर नवाज शरीफ की आप दूसरी भी साइड ना भूलें कि उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शहजाद अली शाह के टाइम पे अटैक करवाया है, ठीक है। ये हिस्ट्री रही है, जब उनको अपना प्रेशर डालना होता है, नैब ने बुलाया, पथराव कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया, जजेस की रियाय, आर्मी को, इंस्टीट्यूट को मुतनाज़ा बना दिया, उनके इदारे के लोगों को बुरा भला कह दिया। ये क्यों सब कुछ है, और क्यों ये फ्रीक्वेंसी डेट के साथ साथ आ रही होती है? जहां डेट करीब आ रही होती है वहां कोई ना कोई चीज आ रही होती है। नंबर एक। नंबर दो, अगर इसी मैं ये जवाब उनसे ले लूं, छोटा छोटा जवाब दे ताकि हम ये टू एंड फ्रो कर लें। मियां साहब वो कहते हैं जो तारीख आती है तो कुछ ना कुछ कोई टेप आ जाती है, कोई बयान हल्फी आ जाता है, 3 साल नहीं आता। ये क्यों है? क्या ये कोइंसिडेंस है, महज हुस्न इत्तेफाक है? मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब की जो स्टेटमेंट थी वो 2018 के इलेक्शन से पहले थी, वीडियो उसके बाद अरशद मलिक की आई। क्या मैंने अगर वीडियो बनानी थी, बयान दलवाना था, तो क्या मुझे ये बताए कोई कि आज मंसूब किया जाता है कि उसका तलक फलां से था, राना शमीम का तलक फलां से था, तो साकिब निसार साहब जो हैं इनको प्रपोज भी नवाज शरीफ करने वाले थे। आपको याद होगा उस वक्त जजेस पॉइंट करने का तरीकाकार क्या था, आज मुख्तलिफ है। आपको याद होगा ला सेक्रेटरी किसने बनाया था? लॉ बनाया। ये आप अगर तलक जोड़ेंगे, नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं, उस वक्त नाम प्रपोज होते थे, खोसा साहब का भी उन्होंने किया था। अब मैं जो कहना चाहता हूं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, देखिए बात यह है कि इमरान खान खोसा साहब भी मेरा ख्याल है 2001 के बाद हाई कोर्ट में आए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं चेक कर लूंगा। अदलिया के इश्तिहारी थे और आला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इश्तिहारी होते हुए बगैर जमानत के पेश हुआ करते थे। किसी ने पूछा था? ये जनाब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे, इश्तिहारी थे। देखिए सर, अब वही वाली बात है ना सर, मसला ये है कि ये इतनी खिचड़ी है इस मुल्क की, कि किसी वो कह रहे हैं किसी के लिए कानून कुछ और है, किसी के लिए कानून कुछ और है, या अमलदारी कानून की और तरीके। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में हमारे होते हुए 24 साल की स्ट्रगल के बाद सबसे बड़ी गलती जो थी, जब पूरा पाकिस्तान रहम दिल हुआ एक कन्विक्टेड मुजरिम के लिए, उसके अंदर हमसे गलती हुई, हमसे गलती करवाई गई, हमारे अंदर रहमदिली डाली गई, हमारे अंदर रहमदिली आ गई, ठीक है। ये तूफान और तबाही उस वक्त भी हमने इंडिकेट की थी। सांप को कभी जख्मी नहीं छोड़ा जाता, सांप का सर कुचला जाता है। नवाज शरीफ साहब की सियासत सारी जिंदगी से, पहले आए, झूठ बोला, पकड़े गए, एग्रीमेंट किया, निकल गए, सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरेबिया से वापस आए, बांध के वापस भेजा, 9 साल बाद उस मुल्क ने आगे कहा जी हमने एग्रीमेंट किया था। उससे पहले गए, जिला वतनी में रहे, फिर वापस आ गए, अभी गए हैं, आज ये सारा कुछ ठीक कर दे, जजेस प्रेशर में आ जाए, फौज प्रेशर में आ जाए, हिलना जुलना शुरू कर दे और सारे केसेस वापस ले लें, यही नवाज शरीफ हट्टा कट्टा भी हो जाएगा, यही नवाज शरीफ की जुडिशरी भी ठीक हो जाएगी, ये फौज ठीक होगी। प्रॉब्लम ये है इस मुल्क की, फौज भी ठीक हो जाएगी, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इमरान खान भी पसंद आ जाएगा उनको। मैं आपको जो काशिफ कहना चाह रहा हूं, एक मिनट काशिफ साहब, एक मिनट काशिफ साहब, एक मिनट। प्रॉब्लम ये है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। इस मुल्क, मेरी और आपकी पैदाइश से लेकर अब तक इस मुल्क के साथ एक्सपेरिमेंट्स और खेल तमाशा लगा रहा है। हेलीकॉप्टर केस में कन्विक्ट किया, फिर रिवर्स हो गया, फौज, अच्छा ठीक है, फौज के अंदर मिलाइन किया, जियाउद्दीन भट्ट को लेके आए, उसको घर से बुला के टैग लगा दिया साहब को, ठीक है, वो क्या कहा था, ये इनका दस्तूर राज रहा है, किडनैपर जहाज को अगवा करने, हेलीकॉप्टर केस की बात करो, ठीक है सर। उसके बाद आपने जियाउद्दीन भट्ट को बुला लिया, उसको बैज लगा दिया रातों रात, सारी अच्छा तारीख में ना जाए, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ही चाह रहा हूं कि मुल्क के साथ ये मजाक खत्म करें, क्या सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक चीज का फैसला करें, अगर कोई गलत है तो खेल तमाशे बंद करें, आपका ये है नहीं है तो फिर सबको सर पे बिठा ले। ये नहीं हो सकता आज के दिन बुरा लग रहा है छोड़ दिया,
آپ پھر اچھا لگ گیا میاں جاوید لطیف صاحب، پھر کنفیوز ہو گئے، پھر کئی پیچھے ہٹ گئے، پھر کنفیوز ہو گئے، آگے آ گئے، کبھی ڈنڈا مارا، کبھی گلے لگائے. یہ مذاق پاکستان کا بند کریں. وہ کہتے ہیں کل میاں صاحب اگر واپس آ جائیں وزیر اعظم بن جائیں تو ان کے لیے سب ادارے بھی قابل قبول ہو جائیں گے، عمران خان بھی قابل قبول ہو جائے گا. کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کاشف مجھے یہ بتائیں کہ جیسے بھی آج عمران خان پرائم منسٹر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن ان کے لگائے ہوئے ڈسکس کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو کیا آج بھی شرم نہیں آ رہی؟ کیا آج بھی کچھ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں؟ اسی طرح میں آپ کو یہ کہوں گا، جو بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اگر آج پاکستان کے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں تو ان کو ہر چیز ٹھیک لگے گی. اور بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کیا ڈان لیکس جو نکلی تھی، کیا اپنے گھر کو درست کرنے کی بات نہیں کی تھی؟ کیا نواز شریف نے یہ کہا تھا امریکہ جا کے کہ ہم القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دیتے رہے؟ کیا نواز شریف نے جا کر کہا تھا ایران میں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوتی رہی؟ کسی پرائم منسٹر نے کہا تھا نا. تو اس کے لیے قانون اور ہے، میرے لیے ڈان لیکس نکل آتی ہے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ادارے آزاد ہیں، یقیناً آزاد ہیں، مگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جو عمل ہوتا ہے، ہماری بات اس حوالے سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. ادارے آزاد اس وقت ہوتے ہیں جب ادھر آزاد افراد بیٹھے ہوں. ادارہ خود کچھ نہیں ہوتا، افراد اس ادارے کو یا آزاد بناتے ہیں یا محکوم بناتے ہیں. آصف سعید کھوسہ صاحب 1998 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج آئے تھے. سو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میرا خیال تھا کہ 2001 کے بعد آئے. جی کوئکلی 30 سیکنڈ بریک سے پہلے آپ کو جس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. نہیں کاشف صاحب، میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ آپ ہوں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو یا کوئی بھی، سب آئین کتابیں ہونے چاہیے. آئین کتابیں ہونے چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اپنی سہولت، اپنی کنوینئنس کے ساتھ لین دین، آنا جانا، اچھا برا، گندا برا، سب سفید کالا نہ کرتے رہے. ایک فیصلہ کریں، ایک کانکریٹ فیصلہ کریں، اس کے کانسیکوینس کچھ بھی ہوں، لیکن پاکستان کو صحیح سے تو کرے نا فیصلہ، کر دیا تھا. آئین کے تحت یہ ملک چلے گا. یہ تو یہی سب اپنی لمٹ میں بیٹھ کے کام کریں. سر اپنی لمٹ سے باہر کب آتے ہیں؟ جب یہ سازشیں ہوتی ہیں اور آپ خون ریزی کی طرح ملک کو لے جاتے ہیں، انصاف کے اداروں کو متنازع بناتے ہیں، ایماندار ججز کو کنٹروورشل بناتے ہیں. یہی ان کو انصاف اس طرح ملتا رہا ہے، زندگی بھر اس طرح کام کرتے ہیں، حکومت میں بھی اسی طرح ہے. ایک بریک لے لو. یہاں پر مسئلہ کہ ہر سیاستدان کا اس ملک میں سچ اپنا ہے، اس کا سچویشن کی ریڈنگ اپنی ہے. اس کو لگتا ہے کہ جب میں ادھر ہوں تو تب یہ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ادھر ہو تو تب یہ غلط ہے. آپ کو برا بھلا میں کہہ دوں تو آپ کا اسکرین ہے، ججز کو میں برا بھلا کہہ دوں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، فوج کو برا بھلا کہہ دوں ان کے پاس اپنے ادارے ہیں ڈنڈا دینے کے لیے. لیکن اگر سیاستدان کے کپڑے روز اتر رہے ہیں تو اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے. بیٹھے نا، اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس کون سا فورم ہے کہ ہم 1 منٹ میں فیصلہ کریں کہ تم نے ہم سے غلط کیا ہے؟ ڈیفامیشن کیس کے اندر آپ کی اولاد کی شادی ہو جائے گی، اس کی اولاد کی شادی ہو جائے گی، پھر اس کی اولاد کی شادی ہو جائے گی. لیکن یہ نہ مذاق کریں، سیاستدان کو جانور کی طرح نہ ٹریٹ کریں. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں. سیاستدان کو جانور کی طرح نہ ٹریٹ کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ آخر میں یہ ایک بڑا اچھا نقطہ انہوں نے چھوڑا ہے یہاں پہ، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میاں جاوید لطیف صاحب سیاستدانوں کے اوپر اب آ گئے ہیں کہ سیاستدانوں کے بڑی ملک میں ہے. یہ بات قدرے درست بھی ہے کہ سیاستدان ہی مائکروسکوپ کے نیچے رہتا ہے یہاں پہ. میاں صاحب جی میں کہا واڑا صاحب جی نہیں کہا تھا. نہیں، میری یہ گزارش سن لیں کاشف. میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف پر مقدمہ بنا، اس کو مجرم ٹھہرایا گیا. میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ میرے پر یا فیصل پر کل کو مقدمہ بن جائے گا. میرا ایشو یہ ہے کہ اگر اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں رہنا کون پسند کرے گا. پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ادارے جو ہیں بے توقیر نہیں ہو جائیں گے. پھر یہ بتائیں کہ کیا اداروں کو قوم کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سٹیپ نہیں لینے چاہیے. اور کیا آج ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آڈیو ویڈیو، یہ حلفیہ بیان، یہ ساری چیزیں آپ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ جدید ٹیکنالوجی سے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھاگتی ہے. بھائی جدید ٹیکنالوجی کا آپ استعمال کیوں نہیں کر لیتے؟ ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہنچنا چاہیے نا، اس چیز کو کسی ایسی جگہ پہنچائیں جہاں سب متفق ہوں کہ سب اب ٹھیک ہے یا ٹھیک طریقہ ہے. کاشف صاحب ہی سیڈ شی سیڈ بہت زیادہ چلتا رہتا ہے.
وہ کہتے 41 سیکنڈ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایکس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب 41 منٹ میں یہ سگریٹ کا ڈبہ ہے، اس پہ 2 لائنیں لکھی ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے اگر پڑھے نا تو 41 سیکنڈ میں آپ اس کی 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتے۔ 41 سیکنڈ میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ عمران خان کو لانا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، نواز شریف کو فارغ کرنا ہے، مریم نواز کو یہ کرنا ہے، اور آپ بجا فرما رہے ہیں اور فلانا کر رہے ہیں، اور رشیا میں یہ ہوا اور امریکہ میں یہ ہوا اور بائیڈن کا ووٹ یہ ہوا اور ٹرمپ کے ساتھ یہ ہو گیا اور کاشف عباسی کا شو 8 بجے آتا ہے اور اشرف شریف کا 10 بجے آتا ہے۔ پوری کہانی 41 سیکنڈ میں کر دی یار۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ پورا ڈرامہ کرنے سے پہلے بے اپنوں کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ ادارے کو نہ خراب کریں۔ وہ ثاقب نثار کے ساتھ ہیٹریسی رکھے اگر آپ کو ناپسند ہے، لیکن اس پہ ایسا الزام نہ لگا جو گھٹیا۔ آخری چیز کوئک جواب 20 سیکنڈ کے اندر میں میاں صاحب سے اس کا جواب دوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیک جو 30-40 سیکنڈ کی آئی ہے، اس کے آگے اور پیچھے بھی کوئی کانورسیشن ہوگی؟ کیونکہ صاحب بیٹھ کے اس میں سوال پوچھے تو پوری لیک ریلیز کر دیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس میں آگے ٹکڑوں میں جوڑ جاڑ کے گھٹیا طریقے سے 35 سال سیاست کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں ابھی بھی ایسے ہی ہوگا؟ نہیں ہوگا ایسے۔ میاں صاحب 30 سیکنڈ آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں پوری آڈیو لیک کر دیں۔ 40 سیکنڈ سے شک یہ پڑتا ہے کہ شاید کاٹ پھیٹ کی گئی ہے۔ کوئی ہو ہی نہیں سکتا پاسبل کہ سب کچھ کر سکے۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ویڈیو آڈیو اصل ہے یا نقل ہے، میرا مسئلہ یہ ہے وہی کھڑا ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر انصاف ہونا چاہیے یا نہیں، آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے یا نہیں۔ بھلے آپ مجھے پھانسی دے دو، بھلے آپ کسی اور کو دے دو، مگر آئین قانون کے مطابق دو نا، فرمائشی پروگرام تو مت کرو۔ اور اصل ایشو یہ ہے کہ نواز شریف کو سزا دینے کے بعد بینیفیشری کون تھے؟ اصل تو ان کو بے کرنا چاہیے۔ جب آپ نے کلوز کرنا پروگرام، آج گفتگو ہم نے سنی۔ دیکھیں پی ایم کا رائٹ ہے، یہ آپ جانتے ہیں، دیکھیں بریانی بنانا شروع کر دیں۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔